and thirdly it has to be culturally acceptable. But what does these three things mean? So let us understand with an example. So for example gold, अगर हमें पता करना है कि हमारे कंट्री में गोल्ड कहाँ पर अवेलेबल है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले मशीन्स यूज़ करने पड़ेंगी ये डिटेक्ट करने के लिए कि ये गोल्ड अवेलेबल है कहाँ पर. देन वी हैव टू गेट द मशीनरी उस गोल्ड को उसमें से डिग आउट करने के लिए. दैट मीन्स इट हैज़ टू बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी बनती है जब हम उससे हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एवरीडे लाइफ से भी देखें तो अगर हम सब स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, बट अगर हम अपना स्मार्टफ़ोन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे दें और उन्हें उसे चलाना ही ना आता हो या उसे यूज़ करना ही ना आता हो तो वो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा. सो एनीथिंग टू बिकम अ रिसोर्स, किसी भी चीज़ को इन्वायरमेंट से लेके रिसोर्स कन्वर्ट करने के लिए वी नीड सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. सेकेंडली इट हैज़ टू बी इकोनॉमिकली फीजिबल, कि हमें उस चीज़ की कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो या फिर हम उस चीज़ को किसी तरीके से उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें. जैसे गोल्ड है, अगर हम गोल्ड की माइनिंग करते हैं तो माइनर तभी माइन करेगा अगर उस एरिया में से काफ़ी सारा गोल्ड उसे मिलेगा. ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 करोड़ की मशीनरी यूज़ कर लें या 2 करोड़ अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दें, बट जो प्रॉफिट है वो सिर्फ फ्यू थाउजेंड्स का ही हो. तो इट हैज़ टू बी इकोनॉमिकली फीजिबल, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद होना चाहिए. इट कुड बी एनीथिंग. वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन. अगर हम आयरन को भी डिग करते हैं तो हमें मशीनरी चाहिए होती है. फिर आयरन की भी वैल्यू है क्योंकि देखो हमारे घर में आसपास सारी चीज़ें आयरन या एल्यूमिनियम या स्टील की ही बनी होती हैं, चाहे वो हमारा फ्रिज हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर कार्स हों, बसेस हों जो रोड पे चलती हैं, पिलर्स हैं, हमारे घर का भी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी आयरन का काफ़ी यूज़ होता है. देन अनदर थिंग इज़ दैट फॉर एनीथिंग टू बिकम अ रिसोर्स इट ऑल्सो हैज़ टू बी कल्चरली एक्सेप्टेबल. मतलब सोसाइटी में उस चीज़ की कोई वैल्यू होनी चाहिए. गोल्ड कहने को तो सिर्फ एक मेटल है, ठीक है, एक रैंडम एक मेटल है, बट क्योंकि सोसाइटी ने उसे प्रेशियस मेटल माना है, कि सोसाइटी ने उसको कोई वैल्यू दी है कि हम इसे एज अ ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए गोल्ड को हमने एक कल्चरली एक्सेसिबल एक रिसोर्स की तरह यूज़ करते हैं. ऐसे ही हमें आयरन का क्योंकि नीड है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत होती है कि हमें उससे कार्स बनानी है, मशीन्स बनानी है, उसका यूज़ करना है, तो सोसाइटी में उस चीज़ की कोई ज़रूरत है, इसीलिए वो एक रिसोर्स है. एक कल्चरली अनएक्सेप्टेबल रिसोर्स क्या होगा, जैसे हम देखें रिसेंट सोसाइटी में कि हम लोग प्लास्टिक बैग्स यूज़ करना बंद करते जा रहे हैं जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट को लेकर अवेयर होते जा रहे हैं. तो कुछ सोसाइटी में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे मार्केट में लोगों ने प्लास्टिक बैग्स की जगह क्लॉथ बैग यूज़ कर दिया है या फिर पेपर बैग्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. तो इस वजह से जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो कल्चरली अनएक्सेप्टेबल होते जा रहे हैं टाइम के साथ. Now let's look at the interdependent relationship between nature, technology and institutions. So हमें कोई भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल लेना होता है नेचर से, ठीक है. तो अगर जैसे हमने अभी गोल्ड की भी बात की तो हमें ज्वेलरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने रॉ मटेरियल लिया, उसे नेचर से एक्सट्रैक्ट किया, माइन किया, फिर हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको एक तो माइन किया, देन टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके हम उसे इंस्टीट्यूशन तक ट्रांसपोर्ट कर लेकर गए, ठीक है. इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स मतलब फैक्ट्रीज़. तो हम जब उसे फैक्ट्रीज़ में लेकर गए तो वहाँ पर हमने उसको यूज़ करके उससे ज्वेलरी बनाई. सो ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज. इस पूरी प्रोसेस के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो है ह्यूमन बींग्स का रोल, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही हैं जो कि टेक्नोलॉजी को बनाते हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं वही उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करके टेक्नोलॉजी के थ्रू इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं. इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ फैक्ट्रीज़ नहीं आते, इंस्टीट्यूशंस वो भी होते हैं जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनमें हम लोगों को भी ट्रेन करते हैं कि आप रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करेंगे. सिर्फ नेचर में चीज़ अवेलेबल होने से काफ़ी नहीं है, हमें उन चीज़ों को अपने तक लेकर आना होता है और उन चीज़ों को लोगों को यूज़ कैसे करना है ये भी बताना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लें अपने आसपास के एरिया से कि पेपर हम सब यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, हमारी टेक्स्ट बुक्स भी पेपर की बनी होती हैं.
तो जो ट्रीज़ हैं, हमें पता है पेपर वुड से आता है, तो उस वुड को कट करने के लिए भी सबसे पहले हमें कोई एक्स या कोई मशीन चाहिए होती है, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी। देन वी टेक दैट वुड टू द फैक्ट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और वहाँ इंस्टीट्यूशन फैक्ट्री में जाके उस वुड को कन्वर्ट किया जाता है पेपर में। सो दैट इज़ हाउ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट इंटरैक्ट विद ईच अदर, एंड द मेन कॉम्पोनेंट, द पर्सन, द ह्यूमन्स आर द मेन कॉम्पोनेंट जो इन तीनों चीज़ों से इंटरैक्ट करके इन्वायरमेंट में जो मटेरियल अवेलेबल है उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। Now development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. वी यूजली बिलीव कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, कि हमें रिसोर्सेज फ्री में मिल रहे हैं तो जितना ज़्यादा हम ले सकें ले लेते हैं। तो इस वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं दे हैव बिकम वेरी सेल्फिश एंड ग्रीडी। उन लोगों ने रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, और इन सब क्राइसिस की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे हमारे फ्लोरा और फौना हैं, दे आर सफरिंग। ऑन दी अदर हैंड बिकॉज हम बहुत सेल्फिशली इन चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं, अपने रिसोर्सेज को बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें फॉसिल फ्यूल्स का, हमें पता है कि हमारा पेट्रोल और हमारा जो कोल का रिसोर्स है दैट इज़ कमिंग टू एन एंड बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट वी आर यूजिंग इट एट सच अ फास्ट रेट दैट द सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो गई है, द रिच एंड द पुअर। जो रिच लोग हैं उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और जो पुअर लोग हैं उनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। उनके पास बेसिक खाने के लिए खाना नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है पीने के लिए, और पहनने के लिए एग्जैक्ट कपड़े भी नहीं है। इसलिए हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, और रिसोर्स प्लानिंग ऐसे करनी है कि हर सिटीज़न को हमारे कंट्री के हर एक तरीके का जो उसका नीड है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स अवेलेबल हो। इसके लिए हम लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी मैम, अभी आप बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो मैम इस शब्द से हम सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और क्या कुछ इसके अंदर आता है। जी मैम। So, sustainable development is basically the development that takes place without damaging the environment, and the development that takes place in the present should not compromise with the needs of the future generation. हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी है जिससे कि हम प्रेजेंट का जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखें, और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल रह सकें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। फॉर एग्जांपल जैसे फॉसिल फ्यूल्स, हमें पता है हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूज़ कर लिया है उन्हें, कि अब वो बहुत लिमिटेड होने की वजह से ऐसा डर लगने लगा है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो हमने क्या किया है, क्लीन एनर्जी की तरफ इसको शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग सोलर पावर, विंड एनर्जी, अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्लीन और ग्रीन एनर्जी यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे, हेल्दी रहे, और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स वो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी प्रोटेक्ट रहें या अवेलेबल रहें। Now there was this conference in Rio de Janeiro Earth Summit. This was held in Brazil in 1992, जिसमें 100 से भी ज़्यादा स्टेट्स या लीडर्स आए थे अलग अलग कंट्री से, और ये ग्लोबल लेवल पे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी, जिसमें क्या जो हमारे ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, उनसे डील करने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एड्रेस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climate Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. So what is this Agenda 21? एजेंडा 21 इस कॉन्फ्रेंस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन था। इसमें क्या था कि हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल पे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव था, वी हैव टू कॉम्बैट environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities। मतलब हम सबको एक साथ मिलके, ग्लोबल हर कंट्री को मिलके एक साथ environmental damage, poverty और disease से
एक साथ मिलकर इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है। एजेंडा 21 वाज प्लान ऑफ एक्शन, कि अब हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है इकोलॉजिकल क्राइसिस को डील करने के लिए। इसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें हर लोकल पर्सन को, हर लोकल सिटीज़न को इन्वॉल्व करना है। इसमें लोकल गवर्नमेंट्स को इंकरेज किया गया कि आप अपना लोकल एजेंडा 21 बनाइए, कि क्योंकि जब हम इंडिविजुअल लेवल पे, जब हम हर एक इंसान देश का काम करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल लाइफ लिव करना स्टार्ट करेगा, कि हमें अपने वाटर को एवरीडे लाइफ में कैसे सेव करना है, तो हमें जो छोटे छोटे हमारे एक्ट्स हैं, छोटे छोटे तरीके हैं कि जब हम टूथब्रश कर रहे हैं तो हमें टैप को ऑफ रखना है, जब हम नहा रहे हैं तो हमें बकेट का यूज़ करना है रादर देन शावर का। तो ये जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं, हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना है, हमें ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें हैं उनका यूज़ करना है। तो जब हर एक सिटीज़न इन चीज़ों को, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को, छोटे छोटे सस्टेनेबल लाइवलीहुड को अपने अंदर लेकर आएगा, तभी हम एक नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकेंगे। तो एजेंडा 21 का यही एम था कि हमें हर सिटीज़न को, हर इंसान को इस वर्ल्ड में एक साथ मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। So now to achieve this resource planning is important to achieve the imbalance that is happening with the access to resources. तो बेसिकली जो हमारा इंडिया है वो एक बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये वाले जो स्टेट्स हैं ये मिनरल्स और कोल डिपॉजिट में बहुत रिच हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। राजस्थान में हमारे पास सोलर और विंड एनर्जी है बट उनके पास वाटर रिसोर्सेज की कमी है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख में हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है बट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सम वाइटल मिनरल्स की कमी है। तो हमारा कोई भी स्टेट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता। तो हमारा इतना डाइवर्स जो हमारा कंट्री है इंडिया, इसमें हमें हर इंसान के नीड को कैसे प्रॉपरली सेटिस्फाई करना है कि हर इंसान के पास जिस वाटर की जहाँ पर कमी है वहाँ तक वाटर कैसे लेकर जाएं, या जहाँ पर मिनरल्स की कमी है वहाँ पे मिनरल कैसे पहुँचाया जाए। तो हमें इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। जो हमारा नेशनल लेवल के गोल्स बनाए जाते हैं, नेशनल लेवल पे इससे रिलेटेड प्लानिंग की जाती है। So how is this resource planning done in India? तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, सबसे पहले क्या करती है जो हमारी गवर्नमेंट है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है और एक इन्वेंट्री प्रिपेयर करती है। इन्वेंट्री कैसे प्रिपेयर करती है कि वो पूरे कंट्री में सर्वे किया जाता है कि कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी में अवेलेबल है, कहाँ पर हमारे पास ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे हमारे पास नेचुरल रिन्यूएबल विंड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, या कहाँ पर हमारे कौन से मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जब ये सर्वे और ये मैपिंग हो जाती है तो हमारी जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, वो एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाती है कि हमें अब एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए कि अब हम इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कैसे करें और हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करें, हम इम्प्लीमेंट कैसे करें रिसोर्स डेवलपमेंट को। तो इसके लिए प्रॉपर प्लान बनाया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं, लोगों को स्किल्स सिखाई जाती है कि हमें जो ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इनको यूज़ करने के तरीके क्या हैं, हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए और उस अकॉर्डिंग हम इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें। थर्ड स्टेप होता है कि हमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना होता है कि अगर गवर्नमेंट का एम है कि हमें अगले आने वाले 5 सालों में इस एरिया में हर सिटीज़न के पास पानी होना चाहिए, हर सिटीज़न के पास एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, या हर सिटीज़न के पास फूड होना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट के एम होते हैं, जो उनका नेशनल गोल होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को प्लान करते हैं कि हमें इन रिसोर्सेज को डेवलप करना है और इस एरिया में इस रिसोर्स को पहुँचाना है, जिससे जहाँ पर जो कमी है वो पूरी हो सके और पूरे कंट्री का हर सिटीज़न अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट और अच्छी लाइफ जी सके। जी आकांक्षा मैम, और हमने आज जाना रिसोर्सेज के बारे में, आपने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है और किस तरह से एजेंडा 21 में क्या कुछ मेंशन है वो भी बताया कि किस तरह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से डील करते हैं। मैं बहुत सारी बातें हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स ने आज जानी मैम। तो मैम क्या कोई होमवर्क भी देना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को मैम? यस, सो
जी मैम, क्योंकि हमारा ये सेशन भी हमारा वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो भी हमने आज पढ़ा हमारे स्टूडेंट्स को कुछ हम होमवर्क दे देते हैं और बाकी थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं उनको। ठीक है मैम। जी। सो बेसिकली जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा डाइवर्सली स्कैटर्ड हैं, इतने अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो कुछ एरियाज़ में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और कुछ एरियाज़ में ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बाद भी वो बैकवर्ड रीजन्स है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। दीज एरियाज़ हैव अ लॉट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बट फिर भी ये एरियाज़ पुअर हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड जो दूसरे रिसोर्स एरियाज जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ ये तब भी रिच हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उन एरियाज़ के पास जो बैकवर्ड रीजन्स रह गए हैं उनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं हुए हैं टाइम के साथ। So now I'll share with you some homework. I have set some homework. So these are the few of the questions that you can practice. Also, you can write more about how you can use this resource conservation in your everyday life. How can you conserve resources in your everyday life? So बिल्कुल हम चाहेंगे कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं वो जल्दी से नोट डाउन कर लें और जल्दी से लिख लें इसको कहीं किसी कॉपी पे, ताकि वो इसको कंप्लीट करके हमें भेज सके। अपने फीडबैक भी ज़रूर भेजें। मैम थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और आपने बहुत ही डिटेल में हमें बताया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स। Dear students and learners, we are going to wind up this session. So before winding up, we want to share NCERT textbooks related information. NCERT textbooks for 2023-24 are available throughout the country, and these textbooks may be purchased directly from NCERT sale counters located at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata and Guwahati. And these sale counters will be functional on all the weekdays included gazetted holidays, Saturdays, Sundays from 9:30 a.m. to 6 p.m. And you may also place order for the books online from our website ncertbooks.ncert.gov.in. And these books will be delivered at your doorstep without any delivery charges. And if you want the soft copy of the books in PDF version, you can also download it for free from the website and NCERT Diksha e-Pathshala website and mobile app. So dear students and learners, please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendor. और इसी के साथ हमारा आज का ये सत्र ही संपन्न होता है, लेकिन आप जुड़े रहिए ई विद्या चैनल से, क्योंकि अब से कुछ ही देर में एक और सत्र लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। और ये सत्र होगा साइंस का क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। और चैप्टर क्या आप एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आज आप जानेंगे चैप्टर 2, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए ज़रूर कनेक्ट कीजिए ई विद्या चैनल से और हमें दीजिए फ़िलहाल इजाज़त। नमस्कार।